हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हम बात करेंगे लोकतंत्र के परिणामों के बारे में। इस चैप्टर में हम बात किन मुद्दों पर करने वाले हैं, उनको एक बार नज़र घुमा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है और कौन-कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे, जैसे उत्तरदायी शासन, जिम्मेवार और वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक पक्ष को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम सामाजिक पक्ष को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आप लोग थोड़ा-सा समझिए, हमने पिछले क्लासों में भी इसको डिस्कस किया है कि लोकतंत्र बेहतर क्यों माना जाता है? सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर क्यों माना जाता है लोकतंत्र को? क्योंकि हमें यहाँ पर नागरिकों को समानता को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। इससे हमको फैसले लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो भी शासन व्यवस्था होगी, यहाँ पर विधायिका होगी और विधायिका में हम सभी जानते हैं कि शासन के द्वारा जो भी निर्णय या कार्यक्रम या नीतियों का निर्माण किया जाएगा, वह विचार-विमर्श के माध्यम से ही किया जाएगा। उसकी एक विस्तृत प्रक्रिया होगी, ठीक है ना? तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में फैसले बेहतर ढंग से लिए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न वर्गों में जो टकराव होगा, उसको सँभालने का भी एक तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था। आप लोगों को याद होगा, बेल्जियम का उदाहरण पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था। 2 उदाहरण, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा था, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने शासन सत्ता की जो शक्तियाँ थीं, उनको विभिन्न वर्गों में जो पद थे, उनको बाँट दिया गया था। वहीं श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पनप गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्ता को कुछ ही लोगों के, जो बहुसंख्यक वर्ग था, उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र किन-किन आधारों पर बेहतर समझा गया है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में कामकाज से संतुष्ट होने वालों की जो संख्या है, उतनी बड़ी नहीं है जितनी की अपेक्षा करते हैं हम। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र को अच्छा माना जा सकता है, परंतु व्यवहार में यह इसे अच्छा नहीं मानते लोग। क्यों नहीं मानते हैं? उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र का समर्थन के पीछे कोई युक्त कारण भी है? क्या कारण है? लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोकतंत्र की अवधारणाओं को दोष में आने लगते हैं। जैसे इंसानों की अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं। आज के समय में लोकतंत्र ने जो उनकी इच्छाएँ थी, जो उनकी डिमांड थी लोगों की, उसको पूरा कर दिया। लेकिन आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद लोगों की इच्छाओं में परिवर्तन हुआ, और यदि लोकतंत्र ने उन इच्छाओं को पूरा नहीं किया, तो लोकतंत्र खराब बन जाता है। तो ये स्थिति पैदा होती है। हम उन चीज़ों की जाँच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालेंगे। तो एक हम बेसिक गाइडलाइन तरीके से तैयार करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि लोकतंत्र में ये विशेषताएं होनी ही चाहिए, ये अपेक्षाएं लोकतंत्र पूरी करेगा ही, तभी हम उस लोकतंत्र को बेहतर मानेंगे। तो आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है, और शासकों पर उनका नियंत्रण बरकरार रहना चाहिए। इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिए, और लोगों के प्रति जो ज़िम्मेवार सरकार है, इस तरह से बन जाती है। सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे, ये भी आवश्यक है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है या क्या प्रभावी होती है? तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में प्रभावी सरकार नहीं होती है, कम प्रभावी सरकार होती है, क्योंकि हमने थोड़ा पहले ही डिस्कस किया, विधायिका के माध्यम से एक विधिवत प्रक्रिया है। कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया को अपनाते-अपनाते कई बार ये हो जाता है कि कई बार बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। तो इसी आधार पर लोकतांत्रिक सरकार की इसी आधार पर आलोचना करते हैं कुछ लोग, कि यहाँ पर जो है बहुत अनावश्यक समय लगता है। वहीं दूसरी अलोकतांत्रिक सरकारों में देखा जाए, तो वहाँ पर विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुननी पड़ती। अपने हिसाब से जो सत्ताधारी शासन करता है, वही अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगा,
और जल्दी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग नोट करिए कि यदि गैर लोकतांत्रिक सरकार में तानाशाही शासन व्यवस्था है, वहाँ पर जो नियम को ताक पे रखकर निर्णय लिए जाएंगे, वह जरूरी नहीं कि जनता के हित में हो। जनता के अहित में भी ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो जनता को पसंद ना हो। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर वैध शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक विशेषता हो सकती है, जो कि जरूरी आवश्यक ही है। साथ ही साथ इसमें हम एक बात और ऐड कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय लेता है। वही मैंने बात की, इसे पूरी प्रक्रिया को मानते हैं और इससे ज्यादा संभावना होती है कि फैसले मानने में ज्यादा प्रभावी होंगे, और इसीलिए लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं है, क्योंकि फैसले जनता के हित में होते हैं और ज्यादा प्रभावी होते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता भी कर सकता है कि किस तरह से उन्होंने नियमों को बनाया है और किस तरह से फैसले भी लिए हैं। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। ये लोकतांत्रिक शासन में क्या होगी, एक पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है, जिसमें सरकार किस तरह से काम कर रही है, किन नीतियों का निर्माण कर रही है, कैसे कर रही है, कितना क्या उसमें खर्च होगा, सारी चीजें जनता को यह जानने का अधिकार होता है। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर सकती है। इसके अलावा अन्य पैमाने भी हैं, जैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार होना चाहिए, जिसे हम सूचना का अधिकार भी कहते हैं। ये तमाम तरह के पैमाने हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होगी। लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों मांगों का ध्यान रखने वाली हों, और कुल मिलाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार होगा तो फिर वह लोकतंत्र की सरकार जो होगी वह जनता के हित में नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है लोग ही शासन कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, इसीलिए यह अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। यहाँ पर कुछ पाई चार्ट बनाए गए हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि अपने देश में लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोग संदेह करते हैं। भारत में देख लिया जाए तो 92% जो है उपयुक्त मानते हैं लोकतंत्र को। भरपूर समर्थन करने के मामले में देखा जाए तो भारत में 95% लोग समर्थन करते हैं। यहाँ पर दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की भी तुलना की गई है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं आर्थिक पक्ष को लेकर। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है, वो विकास होना जरूरी है। 1950 से 2000 के बीच में यदि हम सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण जरूर है, पर इसे अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज भी नहीं किया जा सकता। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में भले ही ज्यादा अंतर हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके पीछे अनेक सकारात्मक फायदे हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है। जैसे आर्थिक समृद्धि की तो बात खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना ज्यादा कहीं तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। भाई असमानता होना चाहिए कम। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर है, लेकिन साथ साथ हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। तो ये जो है एक चुनौती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। वास्तविक जीवन में देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है
आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद, अब ये चीज़ आर्थिक पक्ष के लिए हमने देख लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी है, असमानताएँ भी हैं, इसको ये दूर कम करने में सफल नहीं हो पाई हैं। सामाजिक पक्ष की यदि बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएँगी। यहाँ पर हम 2 उदाहरण हमने पहले भी डिस्कस किए, बेल्जियम और श्रीलंका के। दोनों जगह लोकतांत्रिक शासन था। एक जगह गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो दूसरी जगह सामाजिक सद्भाव की स्थिति पैदा होती है। कारण दोनों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरह से व्यवस्थित किया, ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच टकराव को न्यूनतम किया जा सके। तो यही जो सामाजिक सामंजस्य बिठाने की बात हम कर रहे हैं, लोकतंत्र के माध्यम से पॉसिबल है, लेकिन श्रीलंका जैसे उदाहरणों को भी हमने ध्यान में रखना होगा। यह 2 शर्तों से पॉसिबल हो पाएगा कि बेल्जियम जैसी व्यवस्था हर एक लोकतांत्रिक देशों में स्थापित हो सके। कैसे, वो कौन सी 2 शर्तें हैं? आइए उनको समझ लेते हैं। लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता है। बहुमत को सदा अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उनके साथ मिलकर कामकाज करना चाहिए। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के जो बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है कि भाई कोई भी धर्म के आधार पर जो बहुसंख्यक हो वही लोग शासन में ज्यादा प्रभावी हो, नस्ल के आधार पर या भाषा के आधार पर जो बहुसंख्यक वर्ग है वही ज्यादा सत्ता में या शासन का चला रहा हो। तो बहुमत के शासन का मतलब आखिरकार होता ये है कि हर फैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। तो ये जो 2 शर्तें हैं सामाजिक सामंजस्य को बिठाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेल्जियम जैसे उदाहरण देखने को हमको मिलेंगे। एक अगला जो इसमें पॉइंट है, नागरिकों की गरिमा और आजादी वाला। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। हम सभी जानते हैं कि गरिमा और व्यक्ति की जो आजादी की चाह है लोकतंत्र का आधार है। जहां पर ये नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं हो। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज को मानती है और कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो जरूर मानती है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हों उनके लिए यह एहसास कराना काफी कठिन होता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। समाज में हम सभी जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा। स्त्रियों को बिल्कुल भी नकारा माना गया है, वो काम काज नहीं करती हैं और उनको जो है कमतर आंका गया है। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद स्त्रियों को गरिमा का, उनको आजादी का, बराबरी का जो अधिकार मिला, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला। और अब न केवल सैद्धांतिक रूप से भी और अब नैतिक रूप से भी यह मान लिया गया है कि स्त्रियों को भी गरिमा का अधिकार होना चाहिए, उनकी आजादी भी होनी चाहिए। और जब किसी चीज को सैद्धांतिक रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। जब किसी एक चीज को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है ना, तो उसका विरोध जो वैधानिक और नैतिक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये जो है हमारा आज का चैप्टर था लोकतंत्र के परिणामों के बारे में और इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिलाइट आईएएस ट्रेनिंग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।